आज सुबह से ही मेरा मिजाज बिगड़ा हुआ था। इतनी सारी जिम्मेदारियों में मैं पिस चुकी थी। ऊपर से नवीन का व्यवहार भी उपेक्षित लगने लगा है। बात बात पर मुझे डांटने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन भला मैं क्यों सहूं इन सब बातों को। आज सुबह ही मेरा और नवीन का झगड़ा हो गया। नवीन ने बेवजह घर का शोपीस तोड़ दिया, जिन्हें मैं बड़े प्यार से खरीद कर रखी थी। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सुनाया तो कुछ मैंने भी। इस तरह भयंकर हमारे बीच झगड़ा हो गया। सुनो कान खुलकर, आज से इस घर में या तो तुम रहोगी या मैं। अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए ये कमरे से बाहर निकलने लगे। मैं भी गुस्से में तमतमाई तो थी ही, सो अपना भी फैसला इनके कानों में डाल दिया। अब आप ही इस घर में रहिए और अपने बच्चों को भी संभालिए। घर आपका है, आपको ही यही रहने का अधिकार है। मैं ही इसके आगे चुप रह जाना पड़ा, क्योंकि यह दरवाजे से बाहर जा चुके थे। इनके जाते ही बड़ी कठिनाई से ज़बरदस्ती रोके हुए मेरे आंसू टप टप गिरने शुरू हो गए। पिछले दिनों बच्चे एक एक कर बीमार पड़ गए थे। कई रातें जाग कर बितानी पड़ी थी। घर में मेहमानों का तांता अलग से लगा हुआ था। काम करने वाली भी कई दिनों से नहीं आ रही थी। उस पर गैस लाइन में कई दिनों से ब्रेक हो रहा था। सिलेंडर भी कई दिनों से ख़त्म था। वैसे मैं हर संकट को किसी न किसी तरह झेल लेती हूँ, किंतु बच्चों की बीमारी मुझे तोड़ देती है। इसी वजह से कई दिनों से मेरा मन बड़ा अनमना सा रहा। आज कई दिनों के बाद बच्चों को एक साथ स्कूल भेजकर मुझे काफ़ी राहत सी महसूस हो रही थी। रात को अपना अपना स्कूल बैग ठीक करते हुए बच्चों ने कहा, माँ, कई दिनों से आपने इडली और डोसा नहीं बनाया है, आज दाल चावल ज़रूर भिगो दीजिएगा। बच्चों का मन रखने के लिए मैंने सोने से पहले दाल चावल भिगो दिए थे। बच्चों के स्कूल जाने के पश्चात सुबह के ज़रूरी काम निपटाकर मैंने सोचा कि गर्मियों के दिन हैं, चलो पहले दाल चावल पीस लूँ, फिर नहाऊंगी। कड़ी गर्मी के बावजूद मैं मगन होकर दाल पीस रही थी कि मुझे लगा इन्होंने मुझसे कुछ कहा है, पर साफ समझ में नहीं आया। इसीलिए पीसते पीसते ही मैंने पूछ लिया, क्या आपने कुछ कहा? पर कोई उत्तर ना मिलने पर मैं फिर दाल पीसने में व्यस्त हो गई। ये नहा धोकर नीचे उतर रहे थे कि मुझे सुनाई पड़ा, घमंडी, झगड़ालू कहीं के। बस इस घमंडी शब्द ने मेरे तन बदन में जैसे आग सी लगा दी। इतनी गर्मी में मिक्सी के अभाव में दाल चावल पीसते पीसते गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा था। ऊपर से यह ताना सुनकर गुस्से से खौल उठी, पर कुछ बोली नहीं। खैर, यह अपने क्रोध पर काबू पाने के लिए बैठक में मोबाइल निकाल कर कोई गेम खेलने लगे और मैं काम निपटा कर यही सोचते हुए नहाने चली गई कि जनाब से इतना भी नहीं होता कि बच्चों को इडली डोसा चाहिए तो ऑनलाइन मंगा दें। नहीं, घर का बनाया ही शुद्ध होता है कहकर टालना आदत है। समय अधिक हो गया था, इसीलिए जल्दी से नहाकर मैं इनके लिए चाय तैयार करने के लिए रसोई घर में घुस गई। मुझे भी ऑफिस जाना था। पिछले दिनों कई बार छुट्टी भी और कई दिन वर्क फ्रॉम होम करके काम चलाया। अक्सर मैं इन्हीं से डबल रोटी सेकने को कह देती हूँ, लेकिन आज गुस्से की मारी मैंने ही टोस्टर का प्लग लगाया और डबल रोटी सेकने लगी। ये भी चूंकि नाराज़ थे, इसीलिए इन्होंने डबल रोटी सेके बिना टुकड़ों पर ही जैम तथा मक्खन लगाकर खाना शुरू कर दिया। मैं सिके हुए स्लाइस को टोस्टर से बाहर निकाल ही रही थी कि मुझे ये चिढ़ाते हुए बोले, लगता है टेम्परेचर काफ़ी चढ़ गया है, करीब कितनी डिग्री पर होगा? बस इतना सुनते ही काफ़ी देर से दबाया हुआ मेरा गुस्सा फट पड़ा। आपने समझा क्या है? कभी इंसान की मजबूरी भी समझनी चाहिए। हर समय अपना ही स्वार्थ देखते रहो, यह भी कोई तरीका है? मेरी बात बीच में काटते हुए ये तपाक से बोल पड़े, अरे इसमें बुरा मानने की क्या बात है? जैसी तुम हो वैसा मैंने कह दिया। अच्छा, अब आप बस भी कीजिए और मुझसे बात करने की आपको कतई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आज से आप नीचे सोएंगे और मैं ऊपर। भाई, हम तो ऊपर ही सोएंगे। हम इतनी आसानी से अपना हक छोड़ने वाले नहीं। तो ठीक है, आप ऊपर ही सोइएगा, मैं नीचे सो जाऊंगी। कहते कहते मेरा गुस्सा काफ़ी आगे बढ़ गया, पर इस बार इन्होंने जैसे मेरी बात सुनी ही नहीं और इनकी चुप्पी से मेरा क्रोध
छलांग मारकर और भी आगे बढ़ गया। बोली, देखो नवीन, एक बात कह देती हूँ कि आप इस छोटी सी बात के लिए झगड़ा करके मेरा मूड खराब कर रहे हैं। यह अच्छा नहीं है। जो आदमी अपनी पत्नी का रिस्पेक्ट नहीं करता वह खुद भी किसी से रिस्पेक्ट नहीं पाता। शायद इसीलिए अपने बाबूजी की तरह आप भी तरक्की नहीं कर पाए और जहाँ के तहाँ पड़े हैं। आखिरी वाक्य शायद इन्हें भीतर तक आहत कर गया था, इसीलिए इनका अब तक का सहज चेहरा एकदम से तमतमा उठा। जिस तरह कोई स्त्री अपने मायके पर लगाए गए आरोप को सहन नहीं कर पाती, उसी प्रकार पुरुष अपने मैनहुड पर की गई सीधी चोट को सहन नहीं कर पाता। इसीलिए शायद ये भी बर्दाश्त नहीं कर सके और क्रोध से बौखलाकर उठ खड़े हुए। इनके होठ कांपने लगे, चेहरे का रंग एकदम बदल गया। चाय के कप को मेज पर पटक कर पास ही रखा अपना ब्रीफकेस झटके से खुला और कागजात उलटते पलटते हुए बोले, तो कान खोल कर सुन लो, बाबूजी से मेरी तुलना करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। और जहाँ तक तरक्की का प्रश्न है, मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं है, क्योंकि आज के युग में योग्यता से अधिक चाटुकारिता को महत्व दिया जाता है, जो मेरे जैसे व्यक्ति के बूते की बात नहीं है। और हाँ, तुम मुझसे फालतू की बकवास मत किया करो। हर समय लड़ने को तैयार रहती हो, अपनी कमाई की धौंस ना दिखाया करो। मैं क्यों लड़ने को तैयार रहती हूँ? झगड़ा तो आपने शुरू किया था, क्यों आपने मुझे कह ही दिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? जो पार्टनर अपनी खुशी से अपने पति को कुछ भी समय ना दे सके, उसे और क्या कहा जा सकता है? तुम ही बोलो, तुमने 11 सालों में आज तक मेरे लिए क्या किया है? आपके लिए मैंने अपना परिवार छोड़ा, घर छोड़ा, तो मैंने भी तुम्हारे लिए अपना घर परिवार छोड़ दिया। और यह कहते कहते इनका शरीर गुस्से से बुरी तरह कांपने लगा। 11 सालों में मैंने इनके लिए क्या किया है? यह सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे अचानक ही मुझसे कोई कठिन प्रश्न पूछ लिया गया हो, जिसका सचमुच तत्काल मुझसे ठोस उत्तर देते नहीं बना। आंखें बुरी तरह से भर आई, फिर भी हार ना मानने की जिद में मैं बोल ही पड़ी, ठीक है, ना तो आज तक मैंने आपके लिए कुछ किया है, ना आगे करने का कोई इरादा है। आपको जहाँ रहना है वहीं चली जाइए। मुझसे आपका झगड़ा, नखरे व शौकीन मिजाजी बर्दाश्त नहीं होती। अपने आप को न जाने क्या समझते हैं। आज से आपको मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो तुम भी कान खोलकर सुन लो, आज से इस घर में या तो तुम ही रहोगी या मैं। और झटके से बैग पैक लेकर कमरे से बाहर निकल गए। इनके जाते ही शोपीस के टूटे टुकड़े उठाने लगी तो मेरी थमे आंसू बह निकले। एक बार जी में आया कि अभी इस घर को छोड़कर चली जाऊं। 5 दिन रोज में ही बच्चों के साथ घर संभालने में जनाब के सारे होश गुम हो जाएंगे, सारी हेकड़ी धरी रह जाएगी। लेकिन फौरन ही मुझे अपनी वास्तविकता स्थिति का ख्याल हो आया कि इतनी बड़ी दुनिया में इस घर को छोड़कर मेरा कहीं और ठौर ठिकाना भी तो नहीं, ना मायके में और ना ही ससुराल में। अपने छोटे से डिसीजन के कारण दोनों जगह मेरी स्पेस ही मिट चुकी थी। फिर जैसे मैं अपने आप से ही पूछने लगी कि क्या आज सुबह वाले नवीन 11 साल पहले वाले ही नवीन हैं जो मेरे आगे पीछे डोला करते थे। हम दोनों लखनऊ में पढ़ा करते थे। नवीन बीएससी के अंतिम वर्ष में और मैं बीएससी के दूसरे वर्ष में। नामालूम कैसे एक बार की मुलाकात और प्यार मोहब्बत में बदल गए। ये भावुक प्रवृत्ति के होने के कारण प्यार में कुछ ज़्यादा ही डूबे रहते थे, इसीलिए बेचारे उस साल फेल भी हो गए। हम दोनों को परिवार की परवाह नहीं थी। मेरे भाइयों से इन्हें 1-2 बार कुछ धमकियां भी मिली। फेल होते ही इनके घर वालों ने इन्हें लखनऊ से वापस बुला लिया। घर वालों को शायद इनके प्यार की भनक भी मिल गई थी और इसीलिए उन लोगों ने इन्हें बिहार के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल करवा दिया। मैंने भी बीएससी करने के बाद एमएससी में दाखिला ले लिया। हम दोनों की दोस्ती व्हाट्सएप और फेस टाइम के जरिए बरकरार रही। एक बार नवीन कुछ दिनों के लिए मिलने लखनऊ आए। घूमते फिरते गोमती तट पर न मालूम भावुकता के किन क्षणों में हम लोगों ने शादी करने का फैसला कर लिया और मैंने चुपचाप 2 दोस्तों और एक वकील की हेल्प से कोर्ट मैरिज कर ली। किंतु अभी नवीन मुझे साथ ले जाने की स्थिति में नहीं थे और मैं भी चाहती थी कि एमएससी की पढ़ाई पूरी कर लूँ। इसीलिए
लखनऊ में ही रहे। मेरे घर वालों को हमारी शादी की खबर कहाँ से मिल गई नहीं मालूम। उन्होंने मेरी पढ़ाई छुड़वा कर जबरदस्ती घर में बैठा लिया। कुछ दिन मैंने बहुत हाथ पैर मारे मगर कुछ ना कर सके। मेरी स्थिति पिंजरे में बंद पक्षी की सी थी। मेरे लिए घर से भागकर नवीन के पास जाना या उनसे संपर्क स्थापित करना संभव नहीं था। उधर मेरे विवाहित होते हुए भी मेरी शादी करने के प्रयत्न शुरू हो गए, पर काफ़ी कोशिशों के बाद भी मेरे घर वालों को इसमें सफलता नहीं मिली। एक दिन घर में खलबली मच उठी जब नवीन मेरे घर पहुंच गए। नामालूम कौन सी ताकत मुझे अपने घर वालों के सामने खींच ले गई और मैं बेधड़क बोल पड़ी, हम लोग बकायदा शादी कर चुके हैं। अब ये लेने आए हैं तो अच्छा है, आप मुझे इनके साथ जाने दीजिए। अच्छे भले इंजीनियर हैं, मैं इनके साथ खुशी खुशी गुजर बसर कर लूँगी, मुझे भी नौकरी मिल जाएगी। मेरी बातों का मेरे घर वालों पर क्या असर पड़ा यह जाने बगैर ही मैं जिस हालत में थी उसी में बिना कुछ लिए दिए कमरे की दहलीज लांघ गई। निकलते निकलते भैया के बस ये शब्द मेरे कानों से टकराए, रेखा तेरे लिए हम सब मर चुके हैं, खबरदार जो कभी अपनी मनहूस शकल हमें दिखाने आई। रास्ते में ही मुझे यह भी पता चल गया था कि मुझसे विवाह के कारण नवीन के घर वाले भी उनसे बेहद नाराज हैं, लेकिन हम लोगों ने किसी की नाराज़गी की परवाह किए बिना अपना वैवाहिक जीवन प्रारंभ कर दिया। इन 11 सालों में छोटे मोटे झगड़े तो अवश्य हुए थे, पर इतना उग्र रूप आज पहली बार ही सामने आया था। इसी वजह से इनकी आज की बात ने मेरे दिलो दिमाग में जैसे हथौड़े से चलाना शुरू कर दिए थे। यह ठीक है कि वैवाहिक जीवन के आरंभ में प्यार का जो तूफान दिखाई देता है वह समय के साथ साथ शांत हो जाता है। उसमें एक प्रकार का ठहराव सा आ जाता है। घर गृहस्थी की बढ़ती जिम्मेदारियों के कारण पत्नी पति की ओर पहले जैसा ध्यान नहीं दे पाती। मगर अब जब मैंने अधिक सोचा तो मुझे लगा कि गलती मेरी भी थी। मुझे छोटी सी बात के लिए इतना ज़्यादा बहस नहीं करना चाहिए था। नाश्ते के बर्तन समेटते समेटते मैंने व्यंजन सूची में एकदम से परिवर्तन कर दिया और तय कर लिया कि आज सारा खाना इन्हीं की पसंद का बनाऊंगी, जिससे इन्हें एहसास हो कि मैं इनकी उपेक्षा नहीं करती हूँ। शाम को मैं ऑफिस से आते समय नवीन की पसंद की चीज़ों के लिए ज़रूरी सामान बड़े स्टोर से ले आई। मैंने बड़े जतन से इनकी पसंद के व्यंजन तैयार किए। आज बच्चों की पसंद को एकदम से भुलाकर मैंने इन्हीं की पसंद की मीठी चीज़ें भी बना डाली। 8 बज गए। बच्चे डिनर का इंतज़ार कर रहे थे। काम में व्यस्त होने के कारण सुबह की घटना को मैं कुछ देर भुला बैठी थी। बार बार मन कहता कि इतने गुस्से में गए हैं, कहीं सचमुच ही खाना खाने ना आए तब। पुरुषों का क्या, किसी भी होटल रेस्टोरेंट या कैंटीन में जाकर भी पेट भर लेते हैं, और फिर मैं कमरे में ऐसी जगह बैठकर इनका इंतज़ार करने लगी जहाँ से लोग तो आते दिख रहे थे पर आने वाले मुझे नहीं देख सकते थे। 10 बज गए, बच्चों को खिलाकर सुला दिया। 12 बज गए पर ये नहीं आए। अब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि आज ये गुस्से में खाने नहीं आएंगे। मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। शायद नवीन ने मुझे ब्लॉक कर दिया था। 1 बजते ही मैं काफ़ी निराश हो गई। अपने ऊपर काफ़ी गुस्सा आने लगा कि नाहक छोटी सी बात को इतना तुल दे डाला। अभी ना मालूम अपने को कितना धिक्कारती कि 1:10 पर देखती हूँ कि ये अंधेरे में दूर से चले आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता इनके द्वार तक पहुँचते पहुँचते मैंने जल्दी से इनकी थाली परोस दी, मगर ये खाने के कमरे से होते हुए सीधे बैठक में पड़े दीवान पर जाकर लेट गए। इनका चेहरा अभी भी सहज अवस्था में नहीं लौटा था। मैं थोड़ी देर खाने की मेज के पास खड़ी खड़ी सोचती रही कि क्या करूं, जैसे इन्हें खाने के लिए उठाऊं। इनको देखते ही मेरा ठंडा पड़ा गुस्सा फिर भभक उठा। मेरा दिल कहने लगा, पहले तो प्यार का सब्जबाग दिखाकर मुझे मेरे घर वालों से छुड़ा कर ले आए, अब 11 साल बाद मुझे घर छोड़ देने को कह दिया, जैसे घर छोड़ देना कोई मजाक हो। इतने में ही मेरे दिमाग में भी एक नए प्रश्न ने जन्म ले लिया कि आखिर इन 11 बरसों में
इन्होंने ही मेरे लिए क्या किया। मुझे गहनों का बेहद शौक है, पर आज तक इन्होंने एक अंगूठी भी लेकर नहीं दी। कीमती ड्रेस को कहती हूँ तो महंगाई का रोना लेकर बैठ जाते हैं। घूमने का शौक भी समाप्त कर देना पड़ा। क्या किया है इन्होंने मेरे लिए। घर का खर्च, बच्चे की फीस में दोनों की सैलरी निकल जाती है। मेरी नौकरी बहुत पैसे देने वाली नहीं है। इनकी भी प्रमोशन खास नहीं हुई है। सुबह उठकर मैंने रात के खाने को ही ब्रेकफास्ट में डाल दिया। बच्चों ने खाना देखकर एकदम हल्ला मचा दिया। यह आज क्या खाना बनाकर धर दिया माँ ने। ये मेरी शक्ल देखने लगे। मैंने बच्चों की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। मेरी चुप्पी को देखकर ये बोल पड़े, बच्चों, कल तुम्हारे डैड की पसंद का खाना बना था। तुम्हारी मम्मी ने आज वही खाना ब्रेकफास्ट में दिया है, क्योंकि मैंने रात को खाना नहीं खाया था। आज खा लो। और फिर मुझसे बोले, भाई रात को इन्हीं लोगों की पसंद का खाना बनना चाहिए। मैं धीरे से बोली, ठीक है। मेरी चुप्पी देखकर बच्ची समझ गई कि कहीं कुछ गड़बड़ है और पूछ बैठे, लगता है आज आप लोगों में कोई झगड़ा हुआ है। क्यों मॉम, डैड से झगड़ी हो? हाँ, क्यों? डैड से पूछो। डैड, आप लोगों में झगड़ा क्यों हुआ? अपनी मॉम से पूछो। यह अच्छा चक्कर है। डैड कहते हैं मॉम से पूछो और मॉम कहती है डैड से पूछो। अच्छा मॉम, आप ही बताइए झगड़ा क्यों हुआ है? झगड़ा क्यों हुआ यह तो मुझे नहीं मालूम, पर इतना पता है कि तुम्हारे डैड ने मुझसे घर छोड़ने के लिए कह दिया है। बहुत बुरी बात है डैड, आपने ऐसा क्यों कहा? नहीं भाई, मैंने तो ऐसा तो नहीं कहा। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि अब इस घर में तुम्हारी मॉम ही रहेंगी या मैं। लेकिन दफ्तर में काफ़ी देर ठंडे दिमाग से सोचने के बाद मैंने यह तय किया कि दोनों एक साथ घर में रहें तो बेहतर है। रात को देर हो गई क्योंकि कोई प्रोजेक्ट अटक गया था और ये खिलखिलाकर हंस पड़े। बच्चे पिता का उत्तर सुनकर संतुष्ट हो गए। तो मैंने भी बड़े सहज भाव से इनसे पूछा, सुनिए, आपके कल सुबह वाले प्रश्न का उत्तर मैं कई घंटे सोचने के बाद भी नहीं पा सकी। लेकिन हाँ, इसी चक्कर में एक नए प्रश्न ने जरूर जन्म ले लिया है, और वह यह है कि आपने इन 11 वर्षों में मेरे लिए क्या किया। तुम्हारा प्रश्न भी वाजिब है, ये बोले। आज दफ्तर में मैं काफ़ी देर तक अपने प्रश्न का उत्तर खोजता रहा था। सोचते सोचते मेरे दिमाग में भी अचानक यही प्रश्न कौंध गया कि आखिर मैंने ही इन 11 सालों में तुम्हारे लिए क्या किया है। किंतु कोई सेटिस्फैक्ट्री उत्तर नहीं पा सका, इसीलिए मामला बराबर हो गया। मामला बराबर होते ही मेरा गुस्सा एकदम शांत हो गया और मैं फ़ौरन ही घर की तरफ निकलने वाला था कि बॉस ने एक मीटिंग बुला ली। कोई टेंडर उस दिन भरना था। इस चक्कर में भूल गया कि फ़ोन में तुम्हें ब्लॉक किया हुआ है। असल में पति पत्नी का संबंध इतना घनिष्ठ होता है कि किसने किसके लिए क्या किया और क्या नहीं, यह प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। इसका हिसाब किताब रखा ही नहीं जा सकता। जहाँ दो बर्तन होंगे वहाँ वे कभी एक दूसरे से टकराएंगे भी, लेकिन इस टकराव से उनका टूटना ठीक नहीं। अपने प्रश्न का इतना संतोषजनक उत्तर पाकर मैं संतुष्ट ही नहीं हुई, बल्कि इतनी खुश हो गई कि एकाएक गुस्सा भुलाकर इनके करीब बैठ गई। इन्होंने मेरा हाथ प्यार से अपने हाथों में ले लिया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यही समाप्त हो गई। चलिए साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। इस बार मैंने अपने बच्चों के साथ अपने पुराने शहर घूमने का प्लान बनाया। वैसे भी घर परिवार गृहस्थी के बीच फंसी ही रह गई, कभी कहीं जाने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, अब मैं कहीं भी जा सकती हूँ। कम से कम फिक्र तो नहीं रहेगी बच्चों की। लेकिन बच्चों की जिद के चलते मैंने भी अपने प्लान में उन्हें शामिल कर लिया। झांसी में पहले रह चुकी हूँ, इसीलिए मुझे वहाँ के बारे में सब कुछ पता है। लेकिन 10 साल बाद तो बहुत कुछ बदल चुका होगा। खैर, कल सुबह की हमारी ट्रेन थी। चूँकि रास्ता लंबा होने वाला है, इसीलिए मैं अपने साथ बहुत कुछ ले जाने वाली हूँ, जिसकी तैयारी मैंने आज से ही शुरू कर दी है। मेघा, तुमने सब कुछ रख लिया ना? और बड़ी बहन होने के नाते तुम आयुष की तैयारियां भी थोड़ा देख लो। ओके मम्मी। अगली सुबह अलार्म के बजने से पहले ही सुचिता की आंखें खुल गई। सुचिता झांसी जाने के लिए इतनी उत्साहित थी कि उसकी आंख तो अपने आप ही खुल गई। वैसे भी जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां रहती है
उसे कहाँ आराम करने की सुध रहती है। यही हाल सुचिता का भी था। तुरंत बिस्तर से उठकर उसने सारी तैयारियां करनी शुरू कर दी। पहले तो उसने बेटी मेघा को उठाया और फिर बेटे आयुष को। अरे मम्मी, इतनी जल्दी क्यों उठाया? अभी तो बाहर उजाला भी नहीं है। अभी 10 मिनट में अंधेरे से उजाला हो जाएगा, इसकी फिक्र तुम मत करो। जाओ, पहले तुम दोनों फ्रेश हो लो और नहा धोकर तैयार हो जाओ। मैं तब तक चाय नाश्ता बना लेती हूँ। थोड़ी देर बाद सुचिता सूटकेस वगैरह लेकर दरवाजे की ओर जाने लगी। तब तक मेघा भी अपना बैग लेकर हाजिर हो गई। आयुष बेटा, जल्दी आओ ना, लेट हो जाएगा तो ट्रेन छूट जाएगा। ठीक है, आ गया, चलो। टैक्सी लेकर सुचिता अपने दोनों बच्चों के साथ स्टेशन पहुंच गई। लेकिन अभी भी ट्रेन को आने में 1 घंटा बाकी था। अरे मम्मी, देखा ना, अभी 1 घंटे का समय है। आपने खामखा हमारी नींद खराब कर दी। अच्छा, मैंने नींद खराब कर दी? अच्छा, तुम दोनों सोचो, अगर 1 घंटा लेट आती तो ट्रेन तो छूट ही जाती ना। 1 घंटा देखते ही देखते बीत गया और झांसी जाने वाली ट्रेन समय पर आ गई। सुचिता, मेघा और आयुष अपनी अपनी सीट पर बैठकर निश्चिंत हो गए। सुचिता का झांसी आने का एक और मकसद था। वह था रेखा से मिलने का। वही रेखा जिसमें सुचिता अपना जान छिड़कती थी। एक समय में दोनों में गहरी दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे यह संपर्क समय के साथ टूटता चला गया। लेकिन वर्षों बाद उससे मुलाकात होगी। समय पर गाड़ी ने हमें झांसी उतार दिया। हमारे रहने खाने का इंतज़ाम विक्रम की बड़ी मम्मी के यहाँ पर था, जो कि उसी शहर में रहती थीं। विक्रम के माता पिता दोनों ही नहीं थे, इसलिए बड़ी मम्मी उनकी एक समय पर बहुत सहारा बनी थी। आखिरकार हम घर पहुँच गए। दूसरे दिन मैं विक्रम के घर गई, जो कि काफ़ी सालों से बंद पड़ा था। उधर रेखा को खड़ा देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन उसका रूप रंग देख बड़ा अजीब सा लगा। उसका पहनावा देखकर मैं असमंजस में पड़ गई। मेरे मन के भावों को पढ़कर रेखा ने खुद ही अपनी बात कह दी थी। सुचिता दीदी, मेरा तलाक हो गया। रेखा के कहे शब्द बार बार मेरे कानों में जोर जोर से गूंजने लगे। यह क्या कह रही हो रेखा? इतना सब सहने का अंत इतना बुरा हुआ? क्या उस पत्थर दिल आदमी का दिल नहीं पसीजा तुम्हारी कठोर तपस्या से? शायद मेरी ज़िंदगी में यही लिखा बता था दीदी, जिसे मैं इतने साल से टालती आई थी। मैं हालात से लड़ने के बाद पहले ही हार मान लेती तो शायद मुझे उतनी मानसिक यातना नहीं झेलनी पड़ती। रेखा भावुक होकर कह उठी। उसके साथ उसकी चचेरी बहन भी थी, जो गौर से हमारी बातें सुन रही थी। रेखा के साथ मेरा परिचय लगभग 10 साल पुराना है। विक्रम से ब्याह कर पहली बार मैं इसी घर में आई थी। यही घर था जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी के 4-5 साल काटे। मेरे ससुराल के सामने के बंगले में रहने वाले कपड़े के व्यापारी बबन मिश्रा की तीसरी बहू थी रेखा। नई जगह, नया माहौल। धीरे धीरे मैं भी रम गई। समय के साथ मैं भी माँ बनी। पहले मेघा, फिर आयुष। किसी से जान पहचान ना होने के कारण मैं अक्सर बोर होती रहती थी। इसीलिए शाम होते ही अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर घर के सामने बने एक छोटे से पार्क में चली जाती थी। बब्बन मिश्रा की पत्नी संजू देवी भी अपने पोते पोतियों को लेकर आती थी। पहले बच्चों की एक दूसरे से दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे मेरा परिचय उनके संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों से हुआ। संजू देवी, उनकी बड़ी बहू कल्पना, मझली सपना और छोटी रेखा। संजू देवी की 2 बेटियां भी थीं। छोटी पायल कॉलेज में पढ़ रही थी। मिश्रा परिवार का स्वभाव इतने खुले दिल का और मिलनसार था कि कोई बाहरी व्यक्ति अपने को उनके यहाँ अकेला नहीं महसूस करता। मिश्रा परिवार इस बात का अपवाद न था। धीरे धीरे हमारा एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। घर में जब भी व्यंजन बनते तो सबसे पहले मिश्रा परिवार में भेजे जाते, और उनकी तो बात ही क्या थी। आए दिन मेरे घर वे कचौरी और मालपुए लेकर आती। मिश्रा परिवार में सबसे ज़्यादा रेखा ही मिलनसार और हंसमुख स्वभाव की थी। गोरा रंग, बड़ी आंखें, तीखे नाक नक्श, छरहरा बदन और लंबे काले काले बाल, कुल मिलाकर रेखा सुंदरता की परिभाषा थी। तभी तो उसका पति विशाल उसका इतना दीवाना था। रेखा घरेलू कामों में अपनी दोनों जेठानियों से ज़्यादा दक्ष थी।
सास ससुर की चहेती बहू और दोनों नंदों की चहेती भाभी। किसी को भी पल भर में अपना बना लेने की अद्भुत क्षमता थी उसमें। मुझे याद है मैं सपरिवार अपनी छोटी बहन के विवाह में शामिल होने पुणे चली गई। अभी मेरी छोटी बहन की अभी डोली भी नहीं उठी थी कि किसी ने आकर बताया कि झांसी में भयंकर भूकंप आया है। सुनकर दिल दहल गया। मेरे परिवार के चारों सदस्य तो विवाह में पुणे आकर सुरक्षित थे, पर टेलीविज़न पर देखा कि प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाकर कहर बरपा दिया था और भीषण भूकंप के कारण पूरे झांसी में त्राही त्राही मची हुई थी। झांसी में भूकंप आने के 10 दिन बाद हम वापस आए तो देखा हमारे घर का एक छोटा हिस्सा ढह गया था, पर ज़्यादातर हिस्से थोड़ी बहुत मरम्मत से ठीक हो सकते थे। अपने घर का जायजा लेने के बाद मिश्रा निवास के सामने पहुंची ही कि बंगले की दशा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पुराने समय में बना विशालकाय बंगला भूकंप के झटकों से धाराशाही हो चुका था। मिश्रा परिवार ने मोहल्ले के दूसरे घरों में शरण ले ली थी। मुझे देखते ही संजू देवी मेरे गले लगकर फुट फुट कर रो पड़े। घर के मुखिया बब्बन मिश्रा का शव बंगले के एक भारी मलबे के नीचे से मिला था। बड़ा बेटा कारोबार के सिलसिले में दिल्ली गया हुआ था। भूकंप का समाचार पाकर वह भी भागा भागा आ गया था। रेखा का पति विशाल गंभीर रूप से घायल होकर सरकारी अस्पताल में भर्ती था। घर के बाकी सदस्य ठीक ठाक थे। विशाल को देखने जब हम सरकारी अस्पताल पहुंचे तो वहां गंभीर रूप से घायल लोगों को देखकर कलेजा मुंह को आ गया। विशाल आईसीयू में भर्ती था। बाहर बेंच पर संज्ञा सुनिए रेखा अपनी छोटी ननंद के साथ बैठी हुई थी। रेखा मुझे देखते ही आपाक होकर रोने लगी। दीदी, क्या मेरी मांग का सिंदूर सलामत रहेगा? विशाल के बचने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। काश जो कुछ इनके साथ घटा है वह मेरे साथ घटा होता, कहते हुए रेखा सुबह उठी थी। रेखा के माता पिता और उसका भाई मायके से आए थे। दिमाग पर गहरी चोट लगने के कारण विशाल कोमा में चला गया था। उसके दोनों हाथ पैरों पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए, पर विशाल की हालत में कोई सुधार नहीं आया। अलबत्ता रेखा की काया दिन पर दिन चिंता की मारी जरूर कमज़ोर होती जा रही थी। उसके माँ बाप और भाई भी उसे दिलासा देकर चले गए थे। संजू देवी ने अपने वैधव्य को स्वीकार करके हालात से समझौता कर लिया था। उनकी पुरानी बड़ी हवेली की जगह अब एक साधारण सा मकान बनवाया जाने लगा। रेखा की दोनों जेठानियाँ अपनी अपनी गृहस्थी में मगन हो गई। एक दिन खबर मिली कि विशाल का एक पैर घुटने से नीचे काट दिया गया, क्योंकि जख्मों का जहर पूरी शरीर में फैलने का खतरा था। मैं दौड़ी दौड़ी अस्पताल गई। आशा के विपरीत रेखा का चेहरा शांत था। मुझे देखते ही वह बोली, दीदी, पैर कट गया तो क्या हुआ? उनकी ज़िंदगी तो बच गई ना। अगर जहर पूरे शरीर में फैल जाता तो मैं जीवन भर के लिए उनकी बैसाखी बन जाऊंगी। मैंने हामी भरते हुए उसके धैर्य की प्रशंसा की, पर उसके ससुराल वालों को उसका धैर्य नागवार गुजरा। उसकी दोनों जेठानियाँ और नंदी आपस में एक दूसरे से बोल रही थी, देखो, पति का पैर कट गया तो भी कितनी सामान्य है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कितनी बेदर्द औरत है। उनके व्यंग बांध सुनकर हम आहत हो गए थे। रेखा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, इन लोगों का व्यवहार तो मेरे प्रति उसी दिन से बदला है जब से विशाल गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जेठानियाँ तो पहले से ही रेखा से मन ही मन जलती थी, पर संजू देवी को भी जेठानियों के सुर में बोलते देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई। वह बोली, विशाल रेखा को अपनी पसंद से ब्याह कर लाया था। शादी से पहले दोनों की कुंडलियाँ मिलाई गई तो पाया गया कि रेखा मांगलिक है। हमने विशाल को बहुत समझाया कि रेखा से विवाह करके उसका कोई हित ना होगा, पर वह अपनी जिद पर अड़ा रहा कि अगर विवाह करेगा तो केवल रेखा से, वरना किसी से नहीं। अंत में हमने बेटे की जिद के आगे हार मान ली। 2 साल तक रेखा की गोद नहीं भरी, पर बाकी सब ठीक ठाक था। अब तो विशाल शारीरिक रूप से अपंग हो गया। वह कोमा से बाहर आएगा, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। यह तो पति के लिए अपने साथ दुर्भाग्य लेकर आई है। बाबा भी यही कह कर गए हैं। संजू देवी के घर में एक बाबा हर दूसरे तीसरे दिन चक्कर लगाते थे। उनके आते ही सारा घर उनके चारों ओर घूमने लगता।
रेखा उनसे सदा कतराती थी। वह हमेशा कटी कटी रहती थी। अब बाबा हर सुबह एक जूस लेकर आते थे और डॉक्टरों के विरोध के बावजूद एक बूंद विशाल के मुंह में डाल ही जाते थे। पर आंटी जी, भूकंप में तो जितने आदमियों की जानें गई हैं, क्या उन सब की बीवियां मांगलिक थी? फिर अंकल भी तो नहीं रहे। क्या आपकी कुंडली में कुछ दोष था? विशाल फिर से पूर्ववत हो जाएगा, कम से कम मेरा दिल तो यही कहता है। मैंने कहा, बेटी, अंकल के साथ मेरे विवाह को 40 वर्ष से ऊपर हो चुके थे। मेरा और तुम्हारी अंकल का इतना लंबा साथ भी तो रहा है। औरों के घरों का तो मैं नहीं जानती, पर रेखा के पैर जरूर भारी पड़े हैं। संजू देवी को अपनी बातों पर अड़ा जानकर मैं चुप हो गई थी। भूकंप की तबाही को 3 महीने बीत चुके थे। एक दिन पड़ोसन सरला बाहर से दौड़ते हुए घर में आई और कहने लगी, अरे सुना क्या, विशाल को होश आया है। उनके घर के सभी लोग अस्पताल गए हैं। उनकी बातें सुनकर मैं भी जाने के लिए ही निकली थी कि विक्रम ने मुझे रोका। पहले उसके घर वालों को तो मिल लेने दो। कितने अरसे से तरस रहे थे कि विशाल को होश आ जाए। जब सब मिल लें फिर कल परसों जाना। मुझे विक्रम की बात ठीक लगी। 2 दिन बाद जब मैं अस्पताल पहुंची तो माहौल खुशी का ना था। बाकी सब पहले से ज़्यादा गमगीन थे। विशाल होश में आया तो था और घर के सभी लोगों को पहचान भी रहा था, पर वह सामान्य रूप से बात करने में और हाथ पैर हिलाने में असमर्थ था। उसकी देखरेख जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर कमलेश शर्मा कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि सिर पर लगी गंभीर चोट के कारण विशाल धीरे धीरे ही सामान्य हो पाएगा। रेखा मुझे देखते ही मेरी ओर लपकी और बोली, दीदी, आपने जो कहा था अब सच हो गया है। विशाल ठीक हो रहे हैं। देखना, विशाल धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। मैंने उत्तर दिया। विशाल के होश में आने से रेखा का हौसला बुलंद हो गया था। अस्पताल में नर्सों के होते हुए भी उसने अपनी खुशी से पति की देखरेख का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। वह हर रोज़ उसकी दाढ़ी बनाती, कपड़े बदलती। घर के बाकी सदस्य हर दूसरे तीसरे दिन अस्पताल आते और 10 मिनट विशाल का हालचाल पूछने की खाना पूर्ति करके चले जाते। करीब 2 महीने बाद विशाल स्पष्ट रूप से बात करने लगा। हिलने डुलने की आत्मनिर्भरता अब तक उसमें नहीं आई थी, लेकिन उसे कुदरती तौर पर ही पता चल गया था कि उसकी दाई टांग घुटने तक आधी काट दी गई थी। हुआ यूँ कि एक दिन वह कहने लगा, रेखा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं दाएं पैर की उंगलियों को हिला नहीं पा रहा हूँ। जरा चादर तो उठाओ, मैं अपना पैर देखना चाहता हूँ। बेचारी रेखा क्या जवाब देती। वह विशाल के आग्रह को टाल गई तो विशाल ने पास से गुजरती एक नर्स से अनुरोध करके चादर हटाई तो अपने कटे हुए पैर को देखकर हतप्रभ रह गया। उसकी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछकर रेखा ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। डॉक्टर ने विशाल को समझाया कि किन हालत में उन्हें उसका पैर काटने का निर्णय लेना पड़ा। विशाल ने ऐसी चुप्पी साध ली कि किसी से बात ना करता। मैंने रेखा को समझाया, तुम्ही को धैर्य से काम लेना होगा। वह बच गया। 8 महीने कोमा में रहने के बाद होश में आया है। क्या इतना कम है? अभी तो उसे अपने पिता की मौत का सदमा भी बर्दाश्त करना है। तुम्हें हर हाल में उसका साथ निभाना है। कुछ संभलने के बाद वह बार बार पिता के बारे में पूछता था तो उसे हर बार इधर उधर की कहानी बताकर बात टाल दी जाती। लेकिन जब झूठ बोलकर उसे टालना नामुमकिन हो गया तो एक दिन बड़े भैया ने उसे हकीकत से अवगत करा दिया। अब विशाल बार बार घर जाने की जिद करने लगा। हालांकि उस जैसे मरीज की अस्पताल में ही अच्छी देखभाल हो सकती थी, पर पति की इच्छा को देखते हुए रेखा ने सबको आश्वासन दिया कि वह घर में विशाल की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, बल्कि घर के माहौल में विशाल जल्दी ठीक हो जाएगा। अंत में डॉक्टरों ने उसे घर ले जाने की इजाज़त दे दी। घर पर विशाल की देखरेख का सारा जिम्मा रेखा के सिर पर डालकर संजू देवी तो मुक्त हो गई। घर पर ही फिजियोथेरेपी चिकित्सा देने के लिए डॉक्टर आते। विशाल की नौकरी तो छूट गई थी। दोनों भाइयों का कारोबार अच्छा चल रहा था। विशाल और रेखा का खर्च भी उन्हें ही वहन करना पड़ रहा था। वैसे तो कोई कुछ नहीं कहता, पर घर के ऊपरी काम करने के लिए जो मेहरी आती थी उसे निकाल दिया गया था। विशाल को नहलाने धुलाने खिलाने पिलाने के बाद जो वक्त बचता था
वह रेखा कपड़े धोने, बर्तन साफ करने, झाड़ू पोछा करने और रसोई का काम करने में बिता देती। वह बेचारी दिन भर घर के कामों में लगी रहती। मैं कभी उनके घर बैठने जाती तो मुझे रेखा को देखकर तरस आता कि किस तरह यह समय की मार झेल रही है। दिन भर घर के कामों के साथ अपाहिज पति की देखभाल करती है, पर चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आती। मैं कभी आंटी जी से कहती तो वह खींच उठती। इसके कर्मों का फल तो विशाल भुगत रहा है। उसकी सेवा करके यह अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित ही कर रही है। मुझे उनकी बातों का बुरा जरूर लगता, पर मैं सोचती कि विशाल वक्त के साथ ठीक होगा तो सबके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। फिजियोथेरेपिस्ट और रेखा की अथक मेहनत से विशाल अब उठता बैठता, बैसाखी की मदद से चलता। अपने तमाम छोटे मोटे काम वह खुद ही करता। अब रेखा उसे फुट लगवाने की सलाह देने लगी। जब फुट की मदद से विशाल चलने का प्रयास करने लगा तो रेखा को तो मानो सारी जहान की खुशियाँ ही मिल गई। एक दिन मैं दोपहर के खाली समय में बैठी हुई थी कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुलने पर सामने रेखा को देखकर मैं खुश हो गई और बोली, आओ रेखा, कितने दिनों बाद तुम घर से बाहर निकली हो। मैं कल विक्रम से तुम्हारी ही बात कर रही थी। किस तरह तुमने विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं मानी, मौत के मुंह से अपने पति को बाहर ले आई। सच, सारे विश्व में एक हिंदुस्तानी नारी इसीलिए ही पतिव्रता मानी जाती होगी। बस दीदी, अब मेरी तारीफ करना छोड़िए। मैं आपको यह बताने आई थी कि विशाल ने फिर से नौकरी कर ली है। भूकंप में दुर्घटनाग्रस्त होने के पहले विशाल जिस प्रेस में काम करते थे, उसके मालिक ने उनको फिर से काम पर बुलाया है। विशाल को पहले भी घर के व्यापार में दिलचस्पी नहीं थी। प्रेस का प्रिय काम पाकर वह खुश हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है। रेखा, 2 साल बहुत कष्ट सह लिए तुमने। अब जल्दी से विशाल को वह प्यारा तोहफा देने की तैयारी करो जिसके आने से जीवन में बाहर आ जाती है। वैसे भी विशाल को बच्चे बहुत पसंद हैं। मेरे यह कहते ही रेखा की आंखों में आंसू भर आए। दीदी, पति के जिस प्यार को पाने के लिए मैंने इतने कष्ट सहे, वह तो आज तक मेरे हिस्से में नहीं आया। विशाल काफ़ी समय से मुझसे कटे कटे रहते हैं। पहले तो मैं समझती थी कि दुर्घटना के कारण उनमें बदलाव आया होगा, पर आजकल मुझसे बात करना तो दूर, वह मेरी तरफ देखते तक नहीं हैं। कल रात को मैंने जब उनसे इस बेरुखी की वजह पूछी तो वह मुझ पर बिफर उठे कि क्या बात करूं मैं तुमसे। अरे, तुमसे शादी करके तो मैं पछता रहा हूँ। कैसी मनहूस पत्नी हो तुम। तुम्हारे मांगलिक होने के कारण मेरी तो जान ही जाने वाली थी। वह तो बाबा की पूजा, अम्मा की मन्नतें, घर वालों का प्यार ही था जो मैं बच गया। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। पहली बार पता चला कि विशाल के दिल में मेरे लिए इतना जहर भरा है। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। मैंने यह भी कहा कि आप तो यह सब नहीं मानते थे। मेरी बात सुनते ही विशाल गुस्से से भड़क गए थे कि उसी का तो अंजाम भुगत रहा हूँ। अम्मा और पिताजी तो तुमसे शादी करने के पक्ष में ही थे नहीं। काश उस वक्त मैंने उनका। और आप ये क्या कह रहे हैं? 2 साल मैंने कितनी जी जान से आपकी सेवा की, इस उम्मीद में कि हम आपके ठीक होने के बाद अपने प्यार की दुनिया बसाएंगे। अब आप ठीक हो गए तो अंधविश्वास को आधार बनाकर मुझसे इतनी नफरत कर रहे हैं। मैं सब कुछ सह सकती हूँ, पर आपकी नफरत नहीं सह सकती। वह बोले कि नहीं सह सकती तो चली जाओ अपने बाप के घर। रोका किसने है? तुमसे जितनी जल्दी पीछा छूटे उसी में मेरी बेहतरी है। और ऐसी क्या सेवा की है तुमने? जो तुमने किया है वह तो चंद पैसों के बदले कोई भी नर्स तुमसे बेहतर कर सकती थी। यह कहकर विशाल बिना कुछ खाए ही काम पर चले गए। इतना बताकर रेखा फूट फूट कर रो पड़ी। सच में आज बहुत बुरा लगा रेखा की हालत देखकर। पता नहीं लोग कितने मतलबी होते हैं। कल तक सुनी थी, आज देख भी ले। खैर, अफसोस जताने के मैं क्या ही कर सकती हूँ।